सो वेलकम आई एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और आज है रिलेटिविटी का आखिरी लेक्चर। मतलब कि अब यहाँ पे जो रिलेटिविस्टिक सभी बातें हो रही है रिलेटिविस्टिक मोशन के बारे में, और या तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन, ये सभी रिलेशंस के बारे में जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सभी जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले, उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अब देखो, पहले यहाँ पे बेसिकली रिलेटिविटी में फॉर्मूलेशंस ही होते हैं। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। देखो, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। अब टोटल एनर्जी है वो जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो mc² से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। सो यहाँ पे आप T = m0c² डिवाइडेड बाई √1 - v²/c² माइनस m0c² इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी दी गई है, तो ये फॉर्मूला पुट कर लो। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्मूला है यहाँ पे आपको मिल गए फॉर शॉर्ट नोट। अब सपोज ये एक्सपांशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। सपोज ये काइनेटिक एनर्जी का बाइनोमियल एक्सपांशन जब हम करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा। देखो, 1 + nx, n यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पावर है वो, और x मतलब कि ये टर्म। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, 1 - v²/c² का पावर है -1/2। सो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा और -v²/c² यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या आ जाएगा, n-1। तो n-1 जब आप करेंगे सो n आ जाएगा -1/2 और n-1 करेंगे तो -1/2 -1 मतलब कि -3/2। यहाँ से माइनस माइनस प्लस मतलब कि 3/4 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2। सो यहाँ पे 3/8 आ जाएगा और -v²/c² का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v⁴ c⁴ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना। अब यहाँ पे ये किस लिए ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ कि देखो, सपोज ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो m0c² यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, c² कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 m0v² और प्लस 3/8 v⁴ डिवाइडेड बाय c²। यहाँ पे m0 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी जो नॉर्मली लिखी जाती है ½ mv², ये यहाँ से मिल रही है और ये है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन या तो इसे लोअर ऑर्डर करेक्शन भी बोला जाता है, करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? तो ये है वो पूछा गया है ऑलरेडी नेट एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से ही एक काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन के बेस पे ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी
बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर लिखना है तो क्या आ जाएगा, देखो पहले मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी रिलेशन की बात करते हैं। तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वो हमने इससे पहले ये फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की थी तब। सो P इक्वल टू 1/c√T T+2 m0c²। तो यहाँ से ही देखो एक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन का भी फॉर्मूला है, वो हमने कहाँ पे देखा था, इस टाइप का फॉर्मूला है, वो हैमिल्टोनियन आया था हमारा लाग्रांजियन में से जब हमने कन्वर्ट किया था तब। सो ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिविस्टिक मोशन में फ्री पार्टिकल की E इक्वल टू √p² प्लस m0² c⁴। अब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला में से कन्वर्ट करके आ जाता है। अब जैसे ही हम ये फॉर्मूला है उसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपको मिल जाएगा और उसमें भी p²/2 m0 ये है वो नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये है जो देखो यहाँ पे माइनस है, ये थोड़ा आप फोकस करना कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है या तो लोअर ऑर्डर करेक्शन है वो इसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे बात करेंगे लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन। लोअर ऑर्डर करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है वो इसे बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एंड जीसेट एग्जामिनेशन में। और जीसेट एग्जामिनेशन में प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं अगर रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम उसको पूछना है तो। क्लियर? तो अब हम एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। जैसे हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वैसे ही एनर्जी एंड मोमेंटम है एक दूसरे में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं वो देखते हैं और उसके बाद डॉपलर इफेक्ट देखते हैं और हमारा रिलेटिविटी है वो ख़त्म करते हैं। देखो अब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे सपोज E, Px, Py एंड Pz है वो S फ्रेम के कोरेस्पोंडिंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंपोनेंट्स है और E डैश एंड Px, Py, Pz डैश are the component of momentum and energy with respect to S dash frame, and suppose assume that S dash frame is moving in x direction with a constant velocity v. So here S and S dash frame are both the inertial frame. So देखो यहाँ पे क्या है कि एक शॉर्ट में मैंने बताया है कि रिलेशन ऑफ E इज सेम एज X रिलेशन एंड रिलेशन ऑफ P इज सेम एज T रिलेशन। देखो आप कंपेयर करेंगे ना तो इजीली आप उसका रिलेशन लिख सकते हैं और इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि E का रिलेशन आप डिफरेंट तरीके से याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का रखो, मोमेंटम का रखो, सभी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सभी आपको देखने हैं। तो यहाँ पे देखो x का जो रिलेशन था वो क्या था, इस तरह से था x डैश इक्वल टू x माइनस v इंटू टी, इस तरह से था। अब देखो कि सपोज ये इंटू गामा, तो ये सेम ही रिलेशन यहाँ पे e डैश इक्वल टू e माइनस v पी एक्स गामा था। अब पी एक्स डैश इक्वल टू क्या था, पी एक्स माइनस ई वी बाई सी स्क्वायर। सो ये भी यहाँ पे सेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे टी डैश इक्वल टू क्या था, टी माइनस वी इंटू एक्स बाई सी स्क्वायर। क्लियर? तो यही आपको रिलेशन याद रखने हैं और पी वाई और पी जेड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है जब एक्स डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रही है। तो ये था एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए लिख लो, जेड डायरेक्शन के लिए लिख लो अपनी बुक में। और इससे आगे चलते हैं कि जो कि है
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखो ये टॉपिक नहीं है, ये क्या है बेसिकली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बारे में था रिलेटिविटी के। तो देखो अगर आपने प्रॉपरली रिलेटिविटी को समझा है तो आपको पता चलना चाहिए कि रिलेटिविटी में कौन से जो इक्वेशंस है, कौन से क्वांटिटीज है वो वेरिएबल नहीं रहते। देखो जहाँ पे जियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती है वहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है, या तो जहाँ पे मैक्सवेल्स इक्वेशन आते हैं वहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली रिलेटिविटी उसी लिए जनरेट किया गया था कि मैक्सवेल इक्वेशन है वो कांस्टेंट रहे। अब सभी एग्जामिनेशंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट क्वांटिटीज अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, या तो इन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो देखो फिजिकल इक्वेशन और क्वांटिटीज whose values or form remains same in all inertial frame of reference are known as invariant of इन्वेरिएंट क्वांटिटी, या तो इन्वेरिएंट क्वांटिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक मोशन, या तो इन्वेरिएंट ऑफ द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे सभी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज है वो Q। अब Q है वो कभी भी वेरिएशन नहीं होता है। L0 मतलब कि जो उसकी रेस्ट लेंथ होती है, ओके, रेस्ट लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होती है। उसका रेस्ट मास है वो कभी चेंज नहीं होता है। टॉर्क चेंज नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट c भी चेंज नहीं होती है, ओके। और ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पूरी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ई स्क्वायर है वो चेंज नहीं होता है, ऐसा मत करना। तो यहाँ पे एनर्जी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो चेंज नहीं होता है। अब ये जो क्वांटिटी है इसे 4 कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, बेसिकली रिलेटिविटी के 4 कोऑर्डिनेट्स, ओके, FOUR 4 कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मोमेंटम के 3 कोऑर्डिनेट्स और एक एनर्जी, मतलब कि ये 4 कोऑर्डिनेट्स की स्पेस के बारे में बताया जाता है। और ये जब रिलेटिविटी थियोरेटिकली आप पढ़ रहे होंगे तो इसका कंसेप्ट है वो आपको बहुत एडवांस लेवल में जाएंगे तब आएगा उसका कंसेप्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सभी को कोमा से सेपरेट ना करके अलग टॉपिक में ही लिख दिया है। ई डॉट बी मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। मतलब कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज ई डॉट बी इक्वल टू ई डैश डॉट बी डैश, ये सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि E इक्वल टू ई डैश है और B इक्वल टू बी डैश है, क्लियर। इसका डॉट प्रोडक्ट है वो सेम रहता है, क्लियर। अब ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी सेम रहता है। ऑल 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, मतलब कि मैक्सवेल के इक्वेशन जो है ये सभी कांस्टेंट रहते हैं। मैक्सवेल के इक्वेशन से उसके बारे में हम EMT में बात करने ही वाले हैं। डेल डॉट ई, डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस बी, ये सभी है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ EMT है। अब फेज ऑफ वेव, वेव का जो फेज होता है ये भी कांस्टेंट रहता है, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, डी आलम्बर्टियन कांस्टेंट रहता है। डी आलम्बर्टियन है वो किसे कहते हैं, जब रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, सॉरी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, तो क्लेन जॉर्डन इक्वेशन या क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो भी आप प्रोनाउंस करो, उसमें डी आलम्बर्टियन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो डी आलम्बर्टियन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है वो जीसेट एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिपीटेशन भी हो इस बार, क्लियर।
तो रिपीटेशन जो भी क्वेश्चन का हो रहा है ये क्वेश्चंस तो हमें आने ही चाहिए। और इनवेरिएंट क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक ट्रिकी एंड आसान क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये सभी आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वांटिटीज है वो इनवेरिएंट रहती है। क्लियर? तो पहले जहाँ जहाँ एनर्जी के बारे में देखो, ई एंड पी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी मोमेंटम आएगा। ई बी जब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डॉपलर इफेक्ट, उसके ऊपर। सो अभी हम पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, या तो इसे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट ऐसा भी बोला जा सकता है। अब देखो डॉपलर इफेक्ट है वो पहले बेसिकली साउंड के लिए दिया गया था कि जब ट्रेन है वो हमसे नज़दीक आती है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी से वो एकदम बढ़ जाती है, दूर जाती है तो डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे लाइट में भी इस तरह से फिनोमिना होती है। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू लाइट ये हो जाता है कि देखो रिलेटिविस्टिक मोशन जब होता है तब लाइट है वो लाइट के रिस्पेक्ट में मोशन होता है। लाइट की वेलोसिटी के नियर बाय वेलोसिटी जब होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोर्स अगर है वो मूव कर रहा है, देखो सोर्स है वो क्या है, लाइट सोर्स होता है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर है उसको ये जो सोर्स इतनी स्पीड से नज़दीक आ रहा है तो उसको जो सोर्स की सपोज लाइट है वो वाइट है तो उसे वाइट लाइट नहीं दिखेगी, उसे कुछ दूसरे कलर की लाइट दिखेगी। ऐसा इसलिए होता है कि फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, उसके बेस पे ये फॉर्मूलेशन से वो हमें मिलेगा। देखो अगर यहाँ पे ये ई डैश और पी डैश है वो एस डैश फ्रेम के एनर्जी एंड मोमेंटम है, तो एनर्जी को बताया जाता है एच मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू ज़ीरो मतलब कि फ्रीक्वेंसी है, और पी डैश है वो क्या है ई बाई सी मतलब कि एच न्यू ज़ीरो बाई सी, और एस फ्रेम के लिए एच न्यू एंड एच न्यू बाई सी इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है अभी। तो देखो ई डैश इक्वल टू ई माइनस पी एक्स वी, वी है वो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर है। तो देखो अगर यहाँ पे ई डैश है वो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं अगर हम, तो ई डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे एच न्यू डिवाइडेड बाई एच न्यू बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एच न्यू बाई सी, यहाँ पे वी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो यहाँ से एच कॉमन लेते हैं और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो वी सॉरी न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो माइनस न्यू ज़ीरो इंटू 1 माइनस वी बाई सी, सॉरी यहाँ पे देखो न्यू ज़ीरो और ये है वो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी, और यहाँ पे न्यू, ये थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है। अब सपोज देखो ये जो फाइनल फॉर्मूलेशन ये डेरिवेशन मैंने करवाया, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल फॉर्मूला है वो मैंने पहले से ही लिखा है। अगर ये देखो फाइनल फॉर्मूला है उसमें जो थीटा है वो भी इंक्लूड कर दिया, ये है इसी को जनरलाइज इक्वेशन कहा जाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट
तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है उसमें थीटा भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सोर्स है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे नहीं होता है या तो 180 डिग्री पे नहीं होता है, तो सोर्स है वो कभी कभी एंगल पे भी आता है, तो ये एंगल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे देखो थीटा है वो एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड लाइन कनेक्टिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे देखो सपोज सोर्स है वो यहाँ पे है और ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, तो ये जो एंगल है ये है लाइन कनेक्टिंग ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये लाइन कनेक्टिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर है और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है उसे थीटा कहा जाएगा, और यही थीटा है वो हम हर बार कंसिडरेशन में लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो जनरलाइज इक्वेशन है उसके स्पेशल केसेस की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो स्पेशल केसेस है वो 4 डिफरेंट स्पेशल केसेस है। देखो पहले तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर की बात यहाँ पे हो रही है, तो ऑब्जर्वर है वो हर बार कोई आदमी नहीं होता या कोई एनिमल नहीं होता है। ऑब्जर्वर है वो क्या होता है कि यहाँ पे लाइट है वो बेसिकली डिटेक्ट कर रहे हैं हम, तो लाइट है वो उसका सोर्स होता है और उसका डिटेक्टर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसमें डिटेक्टर भी बोला जाएगा कभी कभी, तो आप कंफ्यूज मत होना, डिटेक्टर मतलब कि ऑब्जर्वर ही है। अब यहाँ पे देखो ये जो सभी केसेस है वो अभी हम डिराइव करने वाले हैं और उसके बेस पे क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी देखने वाले हैं। सो देखो न्यू इक्वल टू न्यू 0 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी कोस थीटा। अब यहाँ पे सपोज पहला केस लेते हैं और देखते हैं, देखो सोर्स मूविंग टूवर्ड्स डिटेक्टर, सोर्स है वो मूविंग टूवर्ड्स डिटेक्टर है, इसका मतलब है इस केस के लिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सोर्स है वो एग्जैक्टली डिटेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बीच का एंगल है वो क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो थीटा कोस थीटा यहाँ पे जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो न्यू इक्वल टू न्यू 0 और यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस वी बाई सी आएगा। अब यहाँ से देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस वी बाई सी और रूट अंडर 1 प्लस वी बाई सी और यहाँ पे 1 माइनस वी बाई सी। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू 0 और यहाँ से ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 मतलब कि यहाँ पे 1/2 है वो बच जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी 1 माइनस वी बाई सी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसको सेम एक ही रूट में लिख देते हैं अभी हम। तो इस तरह से जो इक्वेशन हमें मिल रहा है, यहाँ पे देखो जैसे ही स्पीड है वो आपका मिल रहा है, देखो यहाँ पे 1 माइनस वी बाई सी है और जो न्यूमरेटर है उसमें 1 प्लस वी बाई सी है, तो सोर्स है वो v वेलोसिटी से जब डिटेक्टर के पास आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी increases and wavelength decreases. So it is called ब्लू शिफ्ट। देखो ब्लू शिफ्ट इसलिए बोला जाता है कि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे
या स्पेक्ट्रम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसमें यूवी लाइट है उसमें फ्रीक्वेंसी हायर होती है एज कंपेयर टू आईआर लाइट। अब यहाँ से अगर आपको लेमड़ा के टर्म में लिखना है तो 1/λ इक्वल टू 1/λ0, मतलब देखो यहाँ पे c आएगा लेकिन c है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + v/c 1 - v/c आ जाएगा। लेमड़ा इक्वल टू λ0 √1 - v/c 1 + v/c आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमड़ा है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे कि सोर्स है वो डिटेक्टर के पास जा रहा है। तो क्लियर, उसी को ही ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारा इस तरह का मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन है वो इसी इक्वेशन में से हम लिखने वाले हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सोर्स अगर अवे हो रहा है मतलब कि यहाँ पे देखो सोर्स पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब सोर्स से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर, तो ये जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया। आप एक नई फिगर बनाना और यहाँ पे लिखना कि एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू न्यू 0 और 1 - v²/c² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, सो माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से फिर से अगर आप फैक्टराइज फॉर्म में इसे लिखेंगे तो 1 - v/c और √1 + v/c डिवाइडेड बाय 1 + v/c। सो यहाँ से न्यू इक्वल टू न्यू 0 √1 - v/c डिवाइडेड बाय 1 + v/c। इस तरह से आपका फॉर्मूला आ जाएगा जब सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या तो डिटेक्टर से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वेलोसिटी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। न्यू डिक्रीजेस, लेमड़ा इंक्रीजेस and it is called redshift। इसे redshift कहेंगे हम। क्लियर, अब यहाँ पे और एक केस है वो देखते हैं। देखो ये सभी केसेस है वो स्टार को ऑब्जर्व करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट और ये सभी चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी यूज़ होती है। अब देखो v इज़ वेरी लेस देन c है अगर, तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू न्यू 0 और 1 - v²/c² और यहाँ पे देखो 1 - v/c है, 1 - v/c। सपोज अब अभी हम केस ले रहा है कि सोर्स है वो मूविंग टूवर्ड्स डिटेक्टर है और v है वो c से बहुत ही कम है। तो यहाँ पे क्या केस होगा, देखो तो यहाँ पे आपका केस क्या आ जाएगा, पहले तो 1 + v/c डिवाइडेड बाय 1 - v/c। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 + v/c और 1 - v/c⁻⁻1। अब एप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएंगे तो इसे एक्सपांड हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो न्यू इक्वल टू न्यू 0 √1 + v/c और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 + v/c + v/c
c का होल स्क्वायर, इस तरह से कंप्लीटली जो पावर्स है वो आते जाएंगे, लेकिन v है वो c से बहुत ही कम है, तो v का जो स्क्वायर करेंगे वो भी c स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे पावर से वो इतनी ही लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ तक ही पावर हम लेंगे, बाकी के पावर को ज़ीरो कंसीडर कर देंगे। तो 1 प्लस v बाई c लिख देंगे। सो न्यू बाई न्यू ज़ीरो इक्वल टू 1 प्लस v बाई c, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं न्यू बाई न्यू ज़ीरो -1 इक्वल टू v बाई c, और यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू ज़ीरो बाई न्यू ज़ीरो इक्वल टू v बाई c, और इसी को ही जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो कहते हैं डेल्टा न्यू बाई न्यू ज़ीरो इक्वल टू v बाई c। क्लियर? तो ये डॉपलर इफेक्ट हो गई फॉर साउंड। क्या? डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। v है वो c से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें मिल गया वो डॉपलर इफेक्ट यूज्ड इन रडार या डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड के ये है वो रडार के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करने वाले हैं कि अगर डॉपलर इफेक्ट है वो रिफ्लेक्शन से होती है। अब देखो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है वो, देखो यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे कोई मूविंग व्हीकल आ रहा है, यहाँ पे उसका कोई मिरर है। तो यहाँ सोर्स में से पहले लाइट इस तरह से यहाँ पे जा रही है और बाद में यहाँ जो ऑब्जर्वर है उस पे आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये सोर्स होगा और ये डिटेक्टर होगा, यहाँ पे फिर ये सोर्स बन जाएगा और ये है वो ऑब्जर्वर या तो डिटेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन होगा, दो बार आपकी इसे रिफ्लेक्शन होगा या दो बार डॉपलर इफेक्ट कंसिडरेशन में लिया जाएगा, तो इसे डबल डॉपलर इफेक्ट भी कभी कभी बोला जाता है। सो यहाँ पे देखो न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू ज़ीरो और रूट अंडर 1, और यहाँ पे सोर्स है वो मूविंग टूवर्ड्स है, तो डायरेक्टली ही हम लिख देंगे v बाई सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी। क्लियर? अब ये कहाँ, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, ये न्यू ज़ीरो है, ये न्यू है। अब यहाँ पे न्यू डैश से वो ऑब्जर्व हो रहा है, न्यू डैश इक्वल टू न्यू इनटू फिर से क्या आ जाएगा, देखो ये व्हीकल है वो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी। तो यहाँ पे अब न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, न्यू ज़ीरो, और यहाँ पे जो ये एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है रूट में, तो पूरा का पूरा v बाई सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे मोड कर लो, क्योंकि वेलोसिटी है वो कोई किसी भी डायरेक्शन में होगी, तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू ही पुट करनी होगी। क्लियर? ये डबल डॉपलर इफेक्ट या तो डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी सोर्स है, अब ये मूव कर रहा है, अब ये है वो v वेलोसिटी से इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, सोर्स मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये जो केस है वो भी आपको याद रखना है
ये केस अभी मतलब कि एक जीसेट के एग्जामिनेशन के अप्रोच से बात करें तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है वो अब तक सच एज मैंने अभी तक नहीं देखा है, कहीं मुझे एनालिसिस में नहीं आया है कि ये क्वेश्चन है वो पूछा गया हो। अगर आपको आया है तो ग्रुप में मैसेज डाल दो कि ये क्वेश्चन हाँ इस पेपर में पूछा गया है। मुझे अभी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कहीं पे डॉपलर इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्लियर? तो अभी ओके, तो एक और यहाँ पे इक्वेशन बच जाता है। देखो अगर v इज़ वेरी वेरी लेस देन c है फॉर दिस केस, तो यहाँ पे डेल्टा न्यू बाई न्यू ज़ीरो इक्वल टू 2 टाइम्स v बाई c आ जाएगा। जो अप्रोक्सीमेशन आप लगाएंगे उसमें 2 टाइम्स v बाई c आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये जो डॉपलर इफेक्ट है और रिलेटिविटी ये दोनों यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी एंड सेंट्रल फोर्स मोशन है वो ये दोनों टॉपिक ही यहाँ पे बच जाते हैं। तो रिजिड बॉडी है उसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले रिजिड बॉडी किसे कहते हैं और उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही वहाँ पे बात होगी। और उसमें जो बहुत डीपली हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो थोड़ा सभी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के ईएमटी के टॉपिक्स है वो एडवांस लेवल के ही है बेसिकली। लेकिन हम जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से ही प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। वहाँ पे जो भी इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है और इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया होता है, हमें अपने आप से इंटीग्रेशन बना के परफॉर्म करना होता है। तो हम इस तरह से देखो मैं है वो आपको मैं आपको इस तरह से प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए और उसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप इतने सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पे वो आपको समझाने के लिए होते हैं, अदरवाइज उसका फाइनल रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? डॉपलर इफेक्ट है तो उसका फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर सोर्स है वो मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो क्या इक्वेशन हमें लगाना है, या तो सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो क्या इक्वेशन लगाना है। तो रिलेटिविटी यहाँ पे खत्म हो गया है। क्लासिकल मैकेनिक्स का ऑन एन एवरेज 80 to 90% सिलेबस जो हम करने वाले हैं वो सभी हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसी मंथ में ईएमटी हम ख़त्म करने वाले हैं और जो अक्टूबर मंथ के एंड में हम ईएमटी ख़त्म करके यहाँ पे थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे। उसमें बहुत ही लेंथी इक्वेशंस आएंगे, तो वहाँ पे आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा और उसमें सभी कोरिलेटेड टर्म्स होंगी तो वो भी आपको देखनी होगी। और नवंबर मंथ है उसमें देखो यहाँ पे मैं प्लान बता रहा हूँ कि क्या हमारा एम होगा नवंबर मंथ में। यहाँ पे थोड़ा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नवंबर मंथ में जो 10 डेज इनिशियली हमें मिलने वाले हैं 1 to 10th नवंबर, मतलब कि दिवाली वैकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 to 10th नवंबर में हम न्यूक्लियर है वो ट्राई करेंगे कि न्यूक्लियर या एटॉमिक दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। और वहाँ पे शायद ऐसा पॉसिबल होगा कि इस तरह के बोर्ड पे वीडियो लेक्चर ना हो और कोई दूसरे फॉर्म में वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी। क्लासेस है वो भी यहाँ पे बंद होंगे ड्यू टू दिवाली वैकेशन। तो मैं ट्राई करूँगा कि घर से ही आपको लेक्चर है वो डिलीवर कर दूँ। क्लियर? सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। थैंक यू।